नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सौराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए AWS के एनालिसिस का वीडियो ज़रूर लेकर आऊंगा, तो मैं आज आपके लिए वो वीडियो लेकर आ गया हूं। ये वीडियो आपका जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुई है 29 तारीख को AWS की PRT म्यूज़िक की, उसकी एग्ज़ाम का ये रिव्यू है। इसमें मैं आपको सारे MCQ जो AWS में आए थे 50+ MCQ कराऊंगा। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है और उनकी मदद से, और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने AWS की एग्ज़ाम दी है उनकी मदद से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैंने आपके MCQ कराए हैं। तो अब हम इसका शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं AWS के कुछ नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा जो एग्ज़ाम में देखने को मिले और पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा। चलिए अब हम सबसे पहले AWS का जो रिव्यू है वो शुरू करते हैं और इसमें मैं नेगेटिव पॉइंट के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो इसमें नो नियर सेंटर, मतलब पास में सेंटर नहीं आया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको बाहर जाके एग्ज़ाम देना पड़ा, वो भी दूर दूर। तो ये एक AWS का मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले ही एग्ज़ाम की फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा थी और फिर इतनी दूर दूर जाना, उतना ट्रेवल करना और बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब अच्छा नहीं हुआ। फिर दूसरा नेगेटिव पॉइंट था नो बाइलिंगुअल पेपर, यानी कि जो पेपर आपका आया था वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं था। अब हम जो हैं संगीत के स्टूडेंट्स हैं, तो संगीत में अगर हिंदी ही नहीं होगी, क्योंकि संगीत में हम हिंदी में ही अधिकतर पढ़ते आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए मुश्किल पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ इंग्लिश में ही पूरा पेपर था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है किन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है, तो उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट ये माना जाएगा कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इसके बाद मैं बताऊं कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट मतलब नेगेटिव पॉइंट एक और रहेगा आया था। तो वो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसमें जो पेपर आपका आया था इसमें पेडागॉजी बिल्कुल नहीं आई। तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि बच्चों ने प्रिपरेशन, स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करी थी, उसमें पेडागॉजी की भी तैयारी करी थी कि पेडागॉजी में कुछ तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। अब हम हमारे पेपर के रिव्यू पर चलते हैं और MCQ में आपको कराता हूँ जो जो पेपर में पूछे गए। अब पेपर के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में कोई भी सेक्शन नहीं थे कि जनरल पेपर का अलग सेक्शन है, म्यूज़िक का अलग सेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सफल में दिए थे, यानी म्यूज़िक के बीच में ही उन्होंने म्यूज़िक के क्वेश्चनों के बीच में ही जनरल पेपर के क्वेश्चन दे दिए थे। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं था, लेकिन उसके क्वेश्चन दे दिए थे, जैसे GK के, मैथ्स के। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हम सबसे पहले म्यूज़िक के क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको जनरल के बताऊँगा। चलिए म्यूजिक के क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आया था किशन महाराज कब शांत हुए। तो किशन महाराज की डेथ कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हुई थी 4 मई 2008, यानी 4 मई 2008 को वो शांत हुए थे। अब जनरली क्वेश्चन पेपरों में क्या पूछा जाता है, कलाकारों के जन्म पूछे जाते हैं, लेकिन ये एक चौंकाने वाला प्रश्न था क्योंकि इसमें डेथ पूछ ली गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आप इन चीज़ों को भी प्रिपेयर करके चलिए, यानी मृत्यु के बारे में भी पढ़िए जितने भी कलाकार हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पंडित भीमसेन जोशी जी का कौन सा घराना है। तो ये तो आप फेमिलियर हैं इस चीज़ से कि पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना है किराना घराना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये प्रसिद्ध नाम है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बहुत सारे सिंपल भी आए थे, ऐसा नहीं कि कठिन ही क्वेश्चन आए थे। तीसरा क्वेश्चन आया था उस्ताद अलाउद्दीन खां कौन से घराने से। तो ये है मैयर घराने से, आप याद रखिएगा। फिर अगर मैं बात करूं ग्रंथ से भी क्वेश्चन आए थे। तो फोर्थ क्वेश्चन था राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है। तो ये हैं कृष्णानंद व्यास जी। ये मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन है ऐसा कोई सीक्वेंस वाइज नहीं थे, ये जो मुझे स्टूडेंट से कलेक्ट करके जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी से मैंने इनको जमा के ऐसे ही बना दिया है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका आया था यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है। तो ये लेखक हैं सर सोरेंद्र मोहन टैगोर, आप याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सरोद वादक नहीं है। अब सरोद वादक नहीं है तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि 3 सरोद वादकों के नाम दिए होंगे और एक ऐसा दिया होगा कि जिसमें सरोद वादक का नाम नहीं था।
तो ऐसे क्वेश्चन भी उसमें पूछे गए। अब आगे बात करते हैं। इसमें मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, इसमें मुझे बताया था स्टूडेंट्स ने कि एक अमजद अली खां साहब का दिया था और एक सरन रानी का दिया था और एक अली अकबर खां साहब का दिया था। चौथे फिर कोई अदर होंगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो ताल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें मेरे अनुसार मात्रा इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि समय की सबसे छोटी इकाई मात्रा ही होती है। तो इससे 2 क्वेश्चन आपके बने थे, यानी यहीं पे आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर 9th क्वेश्चन जो है वो इसको मैंने 8वां ले लिया था कि 2 क्वेश्चन यही हो गए। फिर नायक और नायक के भेदों का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है हमारा नाट्य शास्त्र में। अब ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को नायक के बारे में पता नहीं होगा। तो नायक क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। गायक तो सबको पता है, लेकिन नायक थोड़ा सा कठिन शब्द आ जाता है। तो नायक वो होता है कि जिसको आधुनिक संगीत का, जो आधुनिक संगीत भी गाता हो और जिसको प्राचीन संगीत का भी गाना आता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये आने वाली एग्जामों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ के रखिएगा। फिर 9th क्वेश्चन में कितने ग्राम रागों का वर्णन मिलता है। अब ये कौन से ग्रंथ का है वो स्टूडेंट्स को याद नहीं था जिन्होंने मुझे बताया। तो ये कितने ग्राम रागों का है, तो ये 7 ग्राम रागों का वर्णन मिलता है प्राचीन ग्रंथों में। उसके बाद हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी जाति नहीं है। तो जाति से कौन से जाति का, जाति प्रबंध की भी होती है, ताल की भी होती है, अलग अलग सभी की जातियां होती। तो ताल की बात करें, सप्तसुलादी ताल की, तो उसमें जातियां होती हैं। तो उसमें जो जाति नहीं है वो कौन सी है, वो उसमें बताना था। तो आपको पता होगा, अगर आपने ताल की जातियां पढ़ी होगी तो आपका ये आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। उसमें आपकी आती है त्रिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। अब उसमें से अगर जो नहीं होगी तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संगीत मकरंद के लेखक कौन है, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर होगा नारद। चलिए अब 12th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस्ताद मुनीर खां कौन से घराने से। तो ये मेरे को थोड़ा सा कठिन लगा क्वेश्चन आपके लिए, कि ये हो सकता है बहुत से बच्चों से, बहुत से स्टूडेंट से नहीं बन पाया होगा, क्योंकि हम जनरली जो कलाकारों का पढ़ते हैं वो प्रसिद्ध हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर उतना डीप में नहीं पढ़ते कि जो हुए हैं, मतलब और भी दूसरे जो हैं। तो मुनीर खां जो है उनके बारे में मैं बताऊं आपको, तो आप ऐसे भी उनका आंसर अगर आपको नहीं भी पता है तो आप लगा सकते थे। जैसे अहमद जान थिरकवा जो तबला वादक है, उनके गुरु हैं मुनीर खां। तो अगर आपको अहमद जान थिरकवा जी का जो घराना है वो अगर आपको पता है कि उनका घराना है फारुक्काबाद, तो मुनीर खां साहब का भी क्या हो जाएगा, फारुक्काबाद हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं 13 क्वेश्चन की, तो 13 क्वेश्चन है पखावज वादक कौन है। तो इससे 2 क्वेश्चन बने थे। तो इसमें ये पागल दास जी के ऊपर ये क्वेश्चन था, पागल दास, भगवान दास, इस प्रकार के जो ऑप्शन आपको मिले होंगे, तो उसमें पागल दास जो है आपका आंसर हो जाएगा। और इसी से एक क्वेश्चन और बन के पूछ लिया था कि रामदास जो है या पागल दास जो है वो किसका मतलब उपनाम है, तो वो रामदास जी का उपनाम है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बने थे, यानी एक ही में 2 क्वेश्चन उन्होंने कई जगह 2-2 बनाए, अभी बताऊंगा मैं। और आपको एक क्वेश्चन और है इस टाइप का। फिर पखावज वादक कौन है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। फिर 14 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अवनत वाद्य। तो अवनत वाद्य इन्होंने एक प्राचीन वाद्य का नाम दिया था दुंदुरबी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये नाट्य शास्त्र का है। तो नाट्य शास्त्र में दुंदुरबी जो है वो आपका अवनत वाद्य, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आरएमटी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। अब ये आरएमटी क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, आरएमटी है राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी। तो ये ग्वालियर एमपी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी। अब ये जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा, ताकि मतलब वो तो गलत कर ही नहीं सकते इसको, तो उनके लिए तो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। बाकियों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। चलिए अब 16 क्वेश्चन है, नेशनल एंथम को रविंद्र संगीत जैसा गाया जाए तो क्या होगा। इस प्रकार का इंग्लिश में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब उसमें जो ऑप्शन आपके दिए थे उसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे श्रृंगार रस वाला या फिर पेट्रोटिक सॉन्ग वाला या भक्ति रस वाला। तो कई स्टूडेंट ने हो सकता है पेट्रोटिक सॉन्ग लगा दिया हो नेशनल एंथम को देख के, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो रविंद्र संगीत के हिसाब से वो भक्तिमय उसमें कंपोज होगा, तो भक्ति उसका आंसर आएगा, भक्ति रस। फिर उसके बाद 17 क्वेश्चन की बात करें तो 17 क्वेश्चन हवेली संगीत से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। अब एग्जैक्ट तो स्टूडेंट्स को पता नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया मुझे कि एक क्वेश्चन आपका प्रवर्तक पूछा गया था, तो वल्लभाचार्य जी इसके प्रवर्तक होंगे। उसके बाद 18 क्वेश्चन गोड़ सारंग का वादी संवादी क्या है। तो
तो ये मैंने आपको गौड़ सारंग का वादी संवादी मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक दिन पहले ही कराया था एग्ज़ाम के, और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया। तो ये अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे जो स्टूडेंट्स, उनका तो गलत हुआ ही नहीं होगा अगर उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो गौड़ सारंग का वादी संवादी होता है ग और ध, तो आप ये याद रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 13 की बात करें, जाकिर हुसैन कौन से घराने से, एक ये क्वेश्चन आया था बहुत ही सिंपल, तो ये पंजाब घराने से। उसके बाद 6 तार वाले सितार कौन नहीं बजाते, अब ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि 6 तार वाला सितार कौन बजाते हैं, तो वो है विलायत खां साहब। अब विलायत खां साहब के जितने भी वंशावली में जो आ जाएंगे वो सभी 6 तार वाला बजाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या आता है। तो विलायत खां साहब, और उसके बाद उसमें 3 ऑप्शन और थे जिसमें बुद्धादित्य मुखर्जी और आपके उस्ताद हलीम जफ़र खां और आपके शाहिद परवेज। तो उस्ताद हलीम जफ़र खां मेरे हिसाब से उसका आंसर होना चाहिए। आप थोड़ा सा इसको सर्च और कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन में पूछा गया था कि वादी संवादी स्वर के बीच में कितना अंतराल होता है। तो वादी संवादी में आपको बता दूं कि सामा, रेपा, गधा, इस प्रकार से वादी संवादी होते हैं, आपको पता होगा ये। अगर हम सामा को ले लें तो 240 सा की फ्रीक्वेंसी होती है और माँ की फ्रीक्वेंसी होती है 320। अब जब मैं इसको काटूंगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये जब काटेंगे तो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। तो ये 3/4 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगर आप दूसरे रेपा भी रख के देखेंगे तो उसमें भी वही आएगा, 270 अपॉन में 360 हो जाएगा, क्योंकि 270 रे की फ्रीक्वेंसी और 360 प की फ्रीक्वेंसी है। तो 270 0 से 0 कैंसिल, और वो 9 की टेबल से उसको जब काटेंगे तो 9 3 जा 27 अपॉन में 36 को काटेंगे तो 4 बार में, तो 3/4 इसका भी अंतराल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन था आपका यूनिसन का क्या अंतराल होता है। तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था, मैंने भी इसको सर्च करा, फिर मुझे कहीं जाके इसको मिला, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे कठिन लगा क्वेश्चन, क्योंकि जनरली ये पढ़ा नहीं होता इस प्रकार का। तो ये यूनिसन आपके म्यूजिक का ही क्वेश्चन था और ये पाश्चात्य संगीत से था। तो इसका आंसर अभी इसके डिटेल में तो मैं आपको जब अगली वीडियो कभी पाश्चात्य पे बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखिए इसका आंसर जो होगा 1:1 होगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका ये आंसर सही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये AR कुरैशी किन्हें कहा जाता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जिन लोगों ने मेरी लाइव क्लास अटेंड करी है उनका ये 100% सही गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया था आपको AR कुरैशी जी के बारे में किनको बोला जाता है। तो ये अल्लाह रक्का खां साहब को बोला जाता है ये। फिर अगला क्वेश्चन हमारा था संगीत का नेशनल यूथ फेस्टिवल किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। अब मुझे 100% नहीं पता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ही इसका आंसर होना चाहिए। फिर आंसर क्या आएगी तो और पता चलेगा। चलिए बहादुर सेन कौन सा वाद्य बजाते हैं। तो बहादुर सेन जो बजाते हैं वो सुर सिंगार। आप याद रखिएगा, आने वाली एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आया था खरहर प्रिया में कितने मेल हैं। अब ये खरहर प्रिया क्या है। तो खरहर प्रिया दक्षिणी नाम है राग का, जिसको हिंदुस्तानी में काफ़ी राग कहते हैं, यानी काफ़ी राग का दक्षिणी नाम है खरहर प्रिया। और उसके मेल पूछ लें कि कितने मेल हैं। तो मेल जब पूछ लिया तो इसको निकालने की एक विधि होती है जिसको बोलते हैं कटपयादी योजना। अगर वो पढ़ा होगा आपने तो इसका आप कर सकते हैं सही, वरना ये शायद ही किसी का सही गया हो ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ये 22 मैंने लिख दिया है, तो ये 22 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन है, और उसमें ऑप्शन दिए थे। स्टूडेंट्स को जितना याद था उन्होंने मुझे बताया, तो इसमें उनको याद नहीं था कि ऑप्शन क्या है सर, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन था अब्दुल वाहिद खां। अब्दुल वाहिद खां कौन से घराने से। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये किराना घराने के क्या है, प्रवर्तक है, अब्दुल करीम खां साहब और अब्दुल वाहिद खां साहब। तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्वामी हरिदास जी के शिष्य कौन है। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करा, घुमाने की कोशिश करी। उसमें सीधा सीधा तानसेन जी का नाम ना देते हुए उन्होंने रामतनु पांडे दिया। तो रामतनु पांडे इसका आंसर हो जाएगा। रामतनु पांडे तानसेन जी का बचपन का नाम था, यानी असली नाम उनका वही था। अब उसके बाद 30 क्वेश्चन की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीले नाम से बंदिशें किसने गाई है। ये थोड़ा सा मेरे को एक लगा, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में सदारंग अदारंग दोनों अलग अलग दिए थे।
अगर साथ में देते तो और अच्छा होता, क्योंकि सदारंग और अदारंग दोनों ने ही मोहम्मद शाह रंगीले से बंदिशें गाई और लिखी हैं, तो ये उनका होना चाहिए था दोनों का, लेकिन इन्होंने क्या करा, अलग अलग दिया। तो ये हो सकता है कि सभी को इसके बोनस मार्क्स मिले। और फिर देखते हैं आंसर के आने के बाद क्या रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था म्यूजिक से, भैरव का दक्षिण राग कौन सा है। तो भैरव का दक्षिण राग आपको पता ही है, अगर आपने मेरी रागों की वीडियो देखी हो जिसमें मैंने हिंदुस्तानी रागों को दक्षिणी नाम क्या है वो सब मैंने उसमें बताया था। तो अगर आपने देखी होगी तो ये आपका कभी गलत नहीं जाएगा। तो भैरव राग का जो दक्षिणी नाम है वो है माया मालव गौड़, आप याद रखिएगा। चलिए, अब लक्षण गीत से एक क्वेश्चन आया था। तो लक्षण गीत क्या होता है, जो रागों के सारे लक्षणों को बताता है। तो उसमें ऑप्शन था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राग है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके अवार्ड से रिलेटेड आए थे। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब ये अवार्ड कौन से थे वो तो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहे, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद पद्मश्री, और उन्होंने बताया था एक मेरे फ्रेंड्स ने, तो उन्होंने बताया था पद्मश्री और संगीत कला कुछ ऐसा कुछ, मतलब इससे अवार्ड के बारे में पूछा गया था। तो ये कुछ आपके 50, अभी आई थिंक मैंने 40 प्लस क्वेश्चन आपके म्यूज़िक के करा दिए। अब इसके बाद में बात करता हूँ जनरल पेपर की। तो जनरल पेपर में सबसे पहले हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे। पेडागोजी तो इसमें आया ही नहीं था, तो पेडागोजी का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर मैथ्स और रीजनिंग में आपके 2 क्वेश्चन तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से ही आ गए थे। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपके 2 क्वेश्चन तो इसमें सही चले जाएंगे, नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव और इवन कॉन्जिक्यूटिव। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए थे और उनके बीच का अपने को मतलब लार्जेस्ट नंबर उसमें निकालना था। फिर एपी का एक क्वेश्चन आया था, एपी की सीरीज़ का। तो अगर आपको एपी आती होगी, एपी है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स में, तो आपका ये सही गया होगा। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से एक क्वेश्चन आया था, फिर रिमाइंडर से क्वेश्चन आया था। ऐसे मैथ्स के कुल 5 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ जो है वो आ जाती है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में ये सीरीज़ आपकी आई थी 1 1 2 3 5 8। तो ये सीधा सा सिंपल से होगा, 1 1 हो जाएगा, 2 2 1 3, यानी जोड़ के करेंगे इसको 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 और 8 5 13। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा था कि यहाँ मिसिंग नंबर कौन सा होगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कोडिंग डिकोडिंग का। तो जेड ए दे रखा था, वाई बी दे रखा था और एक्स सी दे रखा था। आपको यहाँ पे बताना था कि ये क्या आएगा, ये यहाँ पे पूछा था आपसे। तो ये जेड है, जेड के बाद एक पीछे चले वाई, वाई के बाद एक पीछे चले एक्स, एक्स के बाद एक पीछे चले, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये डब्ल्यू, और फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, रीजनिंग से कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ये आपके कुछ 7 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से आए थे। फिर जीके की बात करें तो जीके में क्या आया था, तो G20 समारोह 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा बाली। ठीक है, ये बाली आपका आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। जिसने बाली लगाया उसका सही है। फिर विंडोज़ 11 कब आया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है 4 अक्टूबर 2021। ठीक है, आप याद रखिएगा, भले आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन इससे बने थे न्यूक्लियर रिएक्टर से। अब ये एटॉमिक एनर्जी की संस्था है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनके बारे में तो पढ़ के जाएं। जो न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट है, एटॉमिक एनर्जी, अगर उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आपके 2 क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, एक तो उनको याद नहीं था। तो एक जो क्वेश्चन था वो आपके कोडिंग के ऊपर था कि न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोड है वो क्या कोड है, अलग अलग कोड दे रखे थे। तो उसमें आंसर आएगा ट्रिनिटी। ठीक है, ट्रिनिटी, ये ट्रिनिटी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। फिर एक पूछा गया था कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, एक ये प्रकार का क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि रस्किन बॉन्ड की फिल्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, और एक पॉलिटी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आया था, यानी सोशल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इस प्रकार मैंने आपको 50 प्लस क्वेश्चन AEES के करा दिए। अब ये आपको हालांकि आंसर की आती तो सब पता चलता ही, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए भी कराया कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ये अच्छा साबित हो और आप इससे मेहनत करके और दूसरे भी एग्ज़ामों के लिए प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि देखिए आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो गया, आपको मेहनत करना पड़ेगी जॉब पाने के लिए। हर कोई मेहनत कर रहा है, अगर वो सिंपल पेपर ही बना देंगे तो फिर सभी को मिल जाएगी जॉब, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने पेपर का लेवल कैसा रखा है, थोड़ा बीच बीच में हार्ड भी रखा है, बीच बीच में सिंपल भी रखा है,
तो ऐसा आपको तैयारी करनी होगी कि आपको सिंपल से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको आना चाहिए, तब जाके आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेडागोजी पढ़ के गए बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन पेडागोजी आया ही नहीं। तो आप ये भी सोचने वाली बात है कि हमको किस प्रकार से क्या पढ़ाई करनी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पेडागोजी छोड़ के चले जाएंगे अगले एग्ज़ामों में, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमको ये है कि हमको तैयारी पूरी हमारी करते रहना है। तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो और ऐसा लगता हो कि मैं आपको कुछ अच्छे से बताता हूँ, और मेरी आने वाली वीडियोस का अगर आप वेट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनको देखना, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर दिल से आवाज़ आए तो। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ कि अभी एमपी टेट की जो तैयारी चल रही थी उसकी भी मैं आपकी क्लासेस अब डेली लेकर आऊँगा हर 2-2, 3-3 दिन में, तो उसके लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं डेली 5 MCQ कराता हूँ आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो सके। और वो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको मेरे स्पेशल जो मैंने कॉम्बो रखा था पहले भी, और उसकी मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि आपकी 2 स्पेशल क्लासेस हैं। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें वो आपको काम आएगी। उसमें मैंने भरपूर आपको अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश की है। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो मैंने टॉप 150 क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि आपके 100 रुपीज़ के हैं, और स्पेशल क्लासेस आपके 100 रुपीज़ की। आप ग्रंथ और ग्रंथकारों की अगर PDF खरीदना चाहते हैं तो वो आपको मात्र 50 रुपीज़ में पड़ेगी। उसमें 150 प्लस ग्रंथकार आपको मिलेंगे। जैसे आपने अभी पेपर में देखा कि ग्रंथों के बारे में कितना पूछा गया है, 5 से 7 क्वेश्चन आपके ग्रंथ से रिलेटेड पूछे गए, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो आपको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए अब आज का हम हमारा वीडियो वाइंड अप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।